हाँ जी, हेलो ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे CAPM फार्मूला एंड इट्स डेवलपमेंट के बारे में। फर्स्टली हम बात करते हैं फार्मूला ऑफ CAPM। वी नो डैट कि CAPM में वी विल कैलकुलेट द रिटर्न। हमें रिटर्न कैलकुलेट करनी होती है। रिटर्न होती है यहाँ पर बेसिकली इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिटर्न। इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिटर्न हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं RA से। RA जिसे हम एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं, एनुअल रिटर्न भी कह सकते हैं, या फिर इसे बोला जाता है एक्चुअल रिटर्न, विच एन इन्वेस्टर विल अर्न वाइल ही इज इन्वेस्टिंग इन ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी, दैट विल बी कंसिडर्ड एज RA और एक्चुअल रिटर्न और एनुअल रिटर्न। अब हमें पता है कि देखो किसी भी सिक्योरिटी की रिटर्न निकालते हैं, जब हम कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न में दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो होगी रिस्क फ्री रिटर्न एंड सेकंड होगी आपकी यहाँ पर रिस्की रिटर्न। अब आपको ये एक ट्रिक बता रही हूँ CAPM फार्मूला लर्न करने की, जिससे आपको क्रैम करने की नीड नहीं होगी। कॉन्सेप्ट आप समझ आओगे तो अपने आप ही आप फार्मूला को अपनी ही लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग ही राइट कर सकते हो। तो फर्स्ट ये होती है आपकी रिस्क फ्री रिटर्न, सेकंड रिस्क की रिटर्न। किसी भी सिक्योरिटी में आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो ये टू टाइप्स की रिटर्न यहाँ पर आती है। या तो रिटर्न होगी रिस्क की या होगी रिस्क फ्री। इन दोनों रिटर्न को टोटल करोगे तो आपकी ये रिटर्न हो जाएगी एक्चुअल रिटर्न। तो अब देखिए ये CAPM फार्मूला कैसे बनेगा। एंड वन मोर थिंग, आपको पता होगा कि CAPM में जो हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं, CAPM में रिस्क को हम डिनोट करते हैं यहाँ पर बीटा से। ये बीटा का सिंबल है जिसे रिस्क को डिनोट किया जाता है बीटा से, ठीक है। जहाँ रिस्क की रिटर्न होगी हमारी, उसे हम बीटा से रिलेट करेंगे। जहाँ रिस्क फ्री है, यहाँ पर बीटा का कोई भी रोल नहीं होगा यहाँ पर हमारा। तो देखिए अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा CAPM का। अब CAPM आपको अभी बताया कि एक इंडिविजुअल सिक्योरिटी की रिटर्न से रिलेट करता है। जो जनरली वी नो डैट कि CAPM रिस्क और रिटर्न टू टर्म्स को रिलेट करता है, इन दोनों में रिलेशन बताता है। तो हमें एक रिटर्न कैलकुलेट करनी है जो CAPM में एक्चुअल रिटर्न निकालनी है या एनुअल रिटर्न निकालनी है, वो होता है CAPM के फॉर्मूले के बेसिस पे निकाली जाती है। इसकी हेल्प से कंपनीज निकालती हैं ये रिटर्न। तो फॉर्मूला देखो अब कैसे बनेगा हमारा। अभी आपको बताया है कि CAPM में हम निकालते हैं यहाँ पर वी विल फाइंड आउट एनुअल और एक्चुअल रिटर्न। तो यहाँ हो जाएगा RA इज इक्वल टू, अब यहाँ होता है रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न को हम CAPM में यहाँ डिनोट करते हैं RF से। RF रिस्क फ्री। अब आपको बताया है कि कोई भी रिटर्न होती है रिस्क फ्री प्लस रिस्की, इन दोनों रिटर्न का टोटल होती है। तो यहाँ CAPM के फॉर्मूले में RA इज इक्वल टू रिस्क फ्री। अब हमें यहाँ लेनी है रिस्की रिटर्न। अब रिस्की रिटर्न के लिए तो फर्स्टली चाहिए वो रिस्क से रिलेट होगी। रिस्क को हम डिनोट करते हैं CAPM में बीटा से। तो अब रिस्क फ्री रिटर्न के लिए यहाँ पर अब एक मैं राइट कर रही हूँ फॉर्मूला RM माइनस RF। अब हमें चाहिए यहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क की रिटर्न चाहिए। तो RM यहाँ होती है आपकी मार्केट रिटर्न। अब मार्केट से जो रिटर्न हमें मिल रही है वो रिटर्न होगी हमारी रिस्क की प्लस रिस्क फ्री, ये होगी टोटल। तो हमारे यहाँ क्या करेंगे, हम मार्केट रिटर्न में से हम जो आपकी टोटल है रिस्की प्लस रिस्क फ्री का टोटल है, इसमें से हम RF को माइनस कर रहे हैं अभी फॉर्मूले में। RF मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो जो RM माइनस RF दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या है, रिस्की प्लस रिस्क फ्री माइनस RF। तो ये यहाँ पर क्रॉस हो गई, तो हमारी रिमेनिंग बची यहाँ पर रिस्की रिटर्न। तो CAPM में हम रिस्की रिटर्न को रिलेट करते हैं RM माइनस RF से, बिकॉज वी विल नो डैट कि RM किसके इक्वल होती है, अभी बताया आपको, रिस्की और रिस्क फ्री के। अब रिस्क फ्री रिटर्न तो हमने ऑलरेडी यहाँ राइट कर लिया है, तो हम रिस्क यहाँ में चाहिए ओनली रिस्क की रिटर्न। तो रिस्क की रिटर्न के लिए हम RM जो टोटल रिटर्न है जिसमें रिस्क फ्री भी ऐड है, हम RF को माइनस कर देंगे रिस्क फ्री को। तो जो ये रिमेनिंग हो जाएगी हमारी, ये बन जाएगी आपकी रिस्क की रिटर्न। रिस्क की रिटर्न और रिस्की है तो यहाँ हमारे रिस्क से रिलेट होगी ये, तो रिस्क पे डिपेंड होगी, तो इसलिए हम बीटा से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा CAPM का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा RA इज इक्वल टू, तो जनरली जो हमारा फॉर्मूला बनेगा RA इज इक्वल टू RF प्लस बीटा। RF रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क की रिटर्न। रिस्क की रिटर्न के लिए रिस्क मल्टीप्लाई RM जो हमारी मार्केट की टोटल रिटर्न है उसमें से हम रिस्क फ्री को माइनस कर देंगे। तो ये हमारी आ गई रिस्की प्लस रिस्क फ्री रिटर्न का टोटल, ये हो जाएगा हमारा CAPM का फॉर्मूला। अब हम आगे करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन इस फॉर्मूले की। हाँ जी, अब करेंगे हम इस फॉर्मूले की एक्सप्लेनेशन।
ऐसे आपको बता चुकी हूँ पहले फॉर्मूला कैसे राइट किया। देन आर ए जो ये आपको बताया था अभी, ये आपकी होती है एक्चुअल रिटर्न। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टर, देखो अभी बताया आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटी की एक्चुअल रिटर्न होती है। जो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट कर रहा है बेसिकली वो 4 सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर कंसीडर हो जाती है इक्विटी शेयर्स, जिससे हमें रिटर्न क्या मिलती है, रेजिडुअल प्रॉफिट। एंड सेकंड यहाँ पर हो जाता है हमारा प्रेफरेंस शेयर्स, इससे हमें रिटर्न मिलती है, इसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड। एंड थर्ड हमारा यहाँ पर होता है डिवेंचर्स या डेट बोलते हैं, इससे हमें रिटर्न मिलती है फिक्स इंटरेस्ट। और फोर्थ हमारा यहाँ पर होता है बॉन्ड्स, जिससे हमें रिटर्न मिलती है, जो एक्चुअल रिटर्न है वो मिलती है हमें कूपन पेमेंट, जिसे हम बोलते हैं कूपन पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होती है, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स कूपन रेट। ठीक है, ये हो जाता है हमारा फर्स्ट पॉइंट आर ए, जिसे हम बोलते हैं एक्चुअल रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न। अब सेकंड था हमारा आर एफ। आर एफ ऑलरेडी बताया आपको, इसे बोलते हैं हम रिस्क फ्री रिटर्न, या फिर बोला जाता है इसे रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे हम आर एफ में। जो हमारा ये आर एफ होगा 2 पॉइंट कंसीडर करेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट होगा रिस्क फ्री रेट है, अब ये रिस्क फ्री रिटर्न है तो हम इसे बोलेंगे रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज विल बी कंसिडर्ड एज रिस्क फ्री रिटर्न। जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज है उनसे जो रिटर्न मिलती है ना, उसे हम बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न या रिस्क फ्री रेट। जनरली तो देखा जाए इन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सिक्योरिटी कभी भी सिक्योरिटी मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में रिस्क फ्री नहीं होती, बट यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं जो ये आपने 2 लिखी है ना, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, इन दोनों को यहाँ रिस्क फ्री कंसीडर किया जाता है। तो इनसे जो रिटर्न मिलती है ना, यहाँ पर हम इसे रिस्क फ्री रिटर्न में कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा रिटर्न फ्रॉम रिस्क फ्री सिक्योरिटीज विल बी कंसीडर्ड एज आर एफ। एंड सेकेंड हो जाएगा द रिटर्न, जो हमें रिटर्न मिल रही है, रिटर्न शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, जो रिटर्न है वो हमारी इन द फॉर्म ऑफ करेंसी कैश फ्लो। जो रिटर्न हम मिल रही है ना, ये रिटर्न हमारी करेंसी कैश फ्लो की फॉर्म में होनी चाहिए। करेंसी कैश फ्लो दैट मीन जिस कंट्री की करेंसी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिस कंट्री की में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसे इंडिया की कंट्री में इन्वेस्ट किया आपने, रुपीस में इन्वेस्ट किया, तो आपको वो रिटर्न ना रुपीस में ही मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर वो रिटर्न आपको उसी करेंसी की फॉर्म में नहीं मिलती देन वो आपकी रिस्क फ्री नहीं होगी, बिकॉज वहाँ पर एक्सचेंज रेट रिस्क अराइज हो जाएगा, तो वो रिटर्न आपकी रिस्क फ्री रही ही नहीं। चाहे वो बॉन्ड से मिल रहा है, जो करो कि बॉन्ड से आपको कूपन पेमेंट मिल रही है, इंडिया में इंडियन रुपीस की फॉर्म में नहीं मिली, आपको डॉलर्स की फॉर्म में मिली, देन आप उसे एक्सचेंज कराओगे। आज है जो करो वो मिली है, आपने आज वो अमाउंट रिसीव नहीं किया, आपको 4 दिन बाद वो अमाउंट रिसीव हो रहा है, तो आफ्टर 4 डेज वो डॉलर की जो वैल्यू है इंडियन रुपीस के कंपैरिजन में या तो अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। इन दैट केस एट प्रेजेंट करेंसी की, इंडियन करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है डॉलर के कंपैरिजन में, तो आपका यहाँ पर एक्सचेंज रेट रिस्क अराइज हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आरएफ में 2 चीज़ें कंसीडर होंगी। फर्स्ट तो रिटर्न आपकी रिस्क फ्री सिक्योरिटी से होनी चाहिए, जो आपको बताया यहाँ पर डेट एंड बॉन्ड्स को कंसीडर किया जाता है। एंड सेकंड, रिटर्न करेंसी कैश फ्लो की फॉर्म में हो। जब वो रिटर्न करेंसी कैश फ्लो की फॉर्म में नहीं होगी, इन दैट केस वो आपकी रिटर्न रिस्क फ्री नाम नहीं मानी जाएगी, बिकॉज वहाँ पर एक्सचेंज रेट रिस्क अराइज हो जाएगा। चाहे वो रिटर्न इन दैट केस बॉन्ड से डिबेंचर से भी क्यों ना मिल रही हो, बट होनी चाहिए करेंसी कैश फ्लो की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर थर्ड था, 5 टर्म्स आ रही हैं यहाँ पर। फर्स्ट तो आया आर ए, सेकेंड हो गया आर एफ, थर्ड बीटा एंड फोर्थ हो गया आर एम माइनस आर एफ। अब हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बीटा के बारे में, जो थर्ड टर्म आई फॉर्मूले में, इसको हम बोलते हैं बीटा। बीटा है ये आपका फर्स्ट पॉइंट, आपको बताया जो CAPM में रिस्क को बीटा से डिनोट किया जाता है, तो हम फर्स्ट बोलेंगे बीटा इज दी रिस्क कोफिशिएंट। आपका रिस्क कोफिशिएंट है क्योंकि बीटा के बेसिस पे आप रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड हो जाएगा रिस्क कोफिशिएंट एंड सेकंड बीटा रिप्रेजेंट्स दी
risk of a particular security in according to CAPM। जो बीटा है किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के रिस्क को रिप्रेजेंट करता है CAPM के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड थर्ड हो जाएगा जो बीटा आपका ये होता है, बीटा इज दी ए फंक्शन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क। बीटा यहाँ पर बताएंगे कि बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क का फंक्शन है। दैट मीन्स आप बीटा जनरली ना आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिस्क को बताता है, तो बीटा जो बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क हैं ये इंटरनल एनवायरनमेंट के हैं, तो हम एक्सटर्नल रिस्क को फाइंड आउट करके ना इंटरनल को मैनेज कर सकते हैं। तो बीटा की हेल्प से हम बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क को भी रिलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स एक्सटर्नल में क्या चेंजेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनेंस भी मैनेज करना, बिजनेस को भी मैनेज करना। दैट्स वाई बीटा को बोलते हैं, ये फंक्शन है आपका बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क का। एंड बट बीटा कैलकुलेट करता है, बीटा मेजर्स दी, बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। बीटा मेजर करता है या कैलकुलेट करता है सिस्टमैटिक रिस्क को। अब सिस्टमैटिक रिस्क होता है अनकंट्रोलेबल इन नेचर, दैट मीन एक्सटर्नल रिस्क को बीटा कैलकुलेट करता है। एंड बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क जो आपने पढ़े ये है इंटरनल रिस्क, और इंटरनल रिस्क का बीटा फंक्शन है। तो बीटा से रिलेटेड चार थिंग्स आ जाएंगी। फर्स्ट तो हो जाएगा रिस्क कोफिशिएंट है, एंड सेकंड रिप्रेजेंट करता है सिक्योरिटी के पर्टिकुलर रिस्क को, एंड थर्ड हो जाएगा बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क का फंक्शन है, एंड फोर्थ हो जाएगा बीटा मेजर करता है सिस्टमैटिक या फिर एक्सटर्नल रिस्क को। अब यहाँ पर ये तो हो गए तीनों पॉइंट्स। अब लास्ट फोर्थ पॉइंट हमारा रह गया ये जो आर एम, बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ। तो अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे फॉर्मूले में फोर्थ पॉइंट को, आर एम माइनस आर एफ। आर एम यहाँ पर आपको बताया था मार्केट रिटर्न, एंड आर एफ ये हो जाएगी आपकी रिस्क फ्री रिटर्न। आर एम मार्केट रिटर्न, आर एफ रिस्क फ्री। कलेक्टिवली आर एम माइनस आर एफ को बोलते हैं हम मार्केट रिस्क प्रीमियम। इसे कलेक्टिवली बोला जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब मार्केट रिस्क प्रीमियम को हम यहाँ रिलेट करते हुए राइट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाएगा, जो इसके फीचर्स होते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम में, जिसमें कंसीडर करते हैं कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज मोर रिस्की, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज मोर रिस्की दैन इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब जनरली ये इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि अगर कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है वो ज़्यादा रिस्की होता है कंपेयर टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो अब यहाँ पर इसी पॉइंट से रिलेट करके हम राइट करेंगे। इसने क्या बोला यहाँ पर कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना ज़्यादा रिस्की है गवर्नमेंट बॉन्ड के कंपेरेटिवली। तो आपको पता है जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है इन्वेस्टर। तो इसी पॉइंट से रिलेट हो जाएगा हमारा सेकेंड पॉइंट कि इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करेगा, हाइयर रिटर्न, वाइल इन्वेस्टर विल एक्सपेक्ट हाइयर रिटर्न वाइल ही विल इन्वेस्ट इन रिस्की सिक्योरिटी और स्टॉक। अब रिस्की सिक्योरिटी या स्टॉक में अगर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो क्या एक्सपेक्ट करेगा, हाई रिटर्न, बिकॉज वी नो दैट कि जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ रिटर्न ज़्यादा होती है। आपको जो ये तीन टर्म्स का रिलेशन जो आपको बताया वो ऑलरेडी पता है। फाइन यहाँ CAPM में होता है कि जहाँ पर क्या है हाइयर रिस्क रिलेट करता है हमारा हाइयर रिटर्न। अभी हाइयर रिटर्न की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है, अगर यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है देन पॉसिबिलिटी ऑफ हाइयर रिटर्न ये हो जाएगा। और जहाँ मीडियम रिस्क है, मॉडरेट या मीडियम रिस्क है, देन यहाँ पॉसिबिलिटी होगी पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रिटर्न। और लो रिस्क है इसी वजह से लो रिटर्न की। अब यहाँ ये ध्यान रखना जहाँ हाई रिस्क है वहाँ हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी है, कन्फर्मेशन नहीं है
कि हाई रिटर्न होगी ही होगी, बट चांसेज होते हैं बिकॉज रिस्क ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको ठीक है प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेज हैं, बट साथ साथ लॉस ज़्यादा होने के भी चांसेज हैं। तो हाई रिटर्न की पॉसिबिलिटी होती है, बट नॉट इट्स ए कॉन्फर्मेशन दैट यू विल रिसीव हाइयर रिटर्न व्हेन व्हाइल यू आर बियरिंग हाइयर रिस्क। सो यहाँ पॉसिबिलिटी जो होती है उसी पॉसिबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पर इन्वेस्टर बोल रहा है कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक इज मोर रिस्की दैन इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सो ही विल एक्सपेक्ट हाइयर रिटर्न वाइल ही विल इन्वेस्ट इन रिस्की सिक्योरिटीज और स्टॉक। ठीक है, ये ओवरऑल था आपका जो अभी बताया। ये है CAPM का जो फॉर्मूला है RA = RF + बीटा × RM - RF, उसका एक्सप्लेनेशन है। नाउ वी विल डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ CAPM। हाँ जी, अब हम करेंगे डेवलपमेंट ऑफ CAPM। डेवलपमेंट भी बोला जाता है इसे, या इसे हम साथ में बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ CAPM, कि CAPM अराइज कहाँ से हुई, स्टार्ट कैसे हुई CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो यहाँ पर कंसिडर करेंगे डेवलपमेंट या फिर हिस्ट्री ऑफ CAPM। तो जनरली है ना, जो CAPM वाज प्रपाउंडेड बाय, CAPM है जो यहाँ ये प्रपाउंड हुआ था, प्रपाउंडेड बाय 4 पर्सन्स, ये 4 इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कोलेक्टिवली CAPM को, कोलेक्टिवली नहीं, जैसे कि 1 by 1 CAPM को प्रपाउंड किया। किसी ने जैसे CAPM को फर्स्टली डेवलप किया, देन सेकंड पर्सन आया, सेकंड जो इकोनॉमिस्ट था उसने उसमें कुछ अमेंडमेंट किए, कुछ चेंजेस किए, कुछ क्रिटिसिज्म निकाले, देन उसे और मॉडिफाई किया, फिर थर्ड ने और मॉडिफाई किया, देन फोर्थ ने और उस वजह से मॉडिफाई किया। तो यहाँ 4 पर्सन्स का मेन रोल है CAPM में। 4 पर्सन्स 4 ईयर्स जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट यहाँ पर हो जाएगा टाइम पीरियड 1961, पहले टाइम पीरियड बता रही हूँ वो याद करो, देन इसकी सेकंड हो जाएगा 1964, थर्ड 1965 एंड फोर्थ हो जाएगा 1966। 4 ईयर्स हैं, 61, 64, 65 एंड 66। फर्स्ट 1961 यहाँ था फर्स्ट पर्सन जिसने CAPM का आइडिया जिसके माइंड में आया। द पर्सन नेम वाज जैक ट्रेनर। इस पर्सन को बोलते हैं जैक ट्रेनर। 1961 में जो CAPM को लेके आया फर्स्टली। दैन 64 में सेकंड पर्सन है विलियम शार्पे। इस पर्सन का नेम है विलियम शार्पे, जिसने यहाँ पर आपका शार्पे मॉडल भी दिया। एंड थर्ड यहाँ पर हो जाएगा पर्सन नेम, थर्ड पर्सन नेम यहाँ पर हो जाएगा हमारा जॉन लिंटनर। जॉन लिंटनर 1965 में। एंड फोर्थ पर्सन इज जैन मोसिन। ठीक है, ये 4 पर्सन्स हैं जिनका CAPM में मेन रोल है। 1961 ईयर्स, 61, 64, 65 एंड 66। पर्सन नेम जैक ट्रेनर, विलियम शार्पे, जॉन लिंटनर एंड फोर्थ जैन मोसिन। अब इसे याद करने की ट्रिक है, आपको यहाँ पर ये तीनों है ना, ये जे की तीनों में आ रहे हैं, जे 3 जे है एंड बीच में एक सेकंड में हो जाएगा शार्पे, अलग से लेना है। तो 3 जे याद करने की ट्रिक है, जैक जॉन जैन एंड सेकंड पे था शार्पे। टाइम पीरियड 61, 64, 65 एंड 66। तो 3 पर्सन जैक जॉन जैन एंड सेकंड पे है शार्पे। इस वजह से याद करना है जैक ट्रेनर, जैक से जैक ट्रेनर, शार्पे से विलियम शार्पे, जॉन से जॉन लिंडनर एंड जैन से जैन मोरिसन। तो इन 4 का रोल था। एंड लास्ट में आया एक 5th पर्सन जिसे हम जानते हैं हैरी मार्कोविच के नेम से। अब इस पर्सन का क्या रोल था, इस पर्सन का एक मॉडल भी है मार्कोविच मॉडल, वी ऑल नो डैट। तो हैरी मार्कोविच, इसका क्या रोल था, जो CAPM है ना, जो CAPM है इज बेस्ड ऑन, ये हमारा CAPM बेस है किस पे, मार्कोविच मॉडल पे। CAPM हमारा मार्कोविच मॉडल पे बेस है। मार्कोविच मॉडल पे बेस कैसे है, क्योंकि जो मार्कोविच मॉडल है ना उसमें अप्रोच फॉलो की जाती थी, थियोरेटिकल अप्रोच, मेनली थ्योरी पे फोकस किया गया था एंड थियोरेटिकल अप्रोच यहाँ पर कंसिडर की गई थी। बट जो CAPM फिर ना इन्वेस्टर्स के माइंड में एक नीड अराइज हुई कि सारा थियोरेटिकल वर्क है, पर्सन्स इकोनॉमिस्ट है उनके माइंड में नीड अराइज हुई कि ठीक है एक प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसी लानी जानी चाहिए जिससे कि स्टॉक की वैल्यूएशन ना कैलकुलेट करके स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करके हम स्टॉक को वैल्यूएट कर सकें। तो मार्कोविच में कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज नहीं किया जाता था। इन दैट केस यहाँ नीड अराइज हुई एक प्रैक्टिकल अप्रोच की जो स्टॉक को वैल्यूएट ईजिली कर सकें, जिसके बेसिस पे स्टॉक का वैल्यूएशन कर सकें ईजिली। तो यहाँ पर CAPM को लाने का आइडिया आया इन ऊपर जो पर्सन्स हैं 4 इनके माइंड में। ठीक है, फर्स्ट लेके आया, सेकंड ने उसे मॉडिफाई किया, थर्ड ने और मॉडिफाई, लास्ट वाले ने फाइनली से शेप दी इसको। तो CAPM
मार्कोविच मॉडल पे बेस है। और CAPM में जो अप्रोच फॉलो की जाती है, एक पर्टिकुलर अप्रोच जो फॉलो की जाती है, इसे हम बोलते हैं मीन वेरिएंस अप्रोच। मीन वेरिएंस अप्रोच फॉलो की जाती है CAPM में। अब CAPM में आपको बताया ना, जो CAPM होता है, मैंने आपको बताया था, 2 टर्म्स में रिलेशन मेंटेन करता है, रिस्क एंड रिटर्न में। तो ये मॉडल किस पे बेस है? अब इसमें क्या निकालनी है, हमें रिस्क निकालना है और रिटर्न निकालनी होती है। अप्रोच फॉलो करता है मीन वेरिएंस अप्रोच। तो जो ये मीन है, मीन के बेसिस पे हम निकालते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या होती है, मीन क्या होता है आपका, एवरेज बताता है। रिटर्न भी हमारी बताती है ओवरऑल जो हमने अर्न किया, एवरेज क्या हमने रिसीव किया अगर हम एक सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और वेरिएंस ये वेरिएबिलिटी बुलाता है। वेरिएबिलिटी मीन्स रिस्क बताता है। और रिस्क, तो CAPM में रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हम वेरिएंस का यूज करते हैं, वेरिएंस, या फिर इसकी जगह हम यूज करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन का। ठीक है, तो जो CAPM में अप्रोच फॉलो की जाती है मीन वेरिएंस अप्रोच। मीन के बेसिस पे रिटर्न निकालते हैं, वेरिएंस की हेल्प से हम रिस्क निकालते हैं। तो अप्रोच फॉलो की जाएगी मीन वेरिएंस अप्रोच। एंड लास्ट आता है इसमें जो कंसीडर किया जाता है CAPM में, CAPM ये पार्ट है, एक थ्योरी आती है जिसे बोलते हैं MPT, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। CAPM जो पार्ट है वो है MPT का, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी का पार्ट है। मॉडर्न पोर्टफोलियो का थ्योरी का पार्ट कैसे है कि जो CAPM आपको पता है इंडिविजुअल सिक्योरिटी को रिलेट करता है और MPT बताती है ओवरऑल सारे पोर्टफोलियोज को। CAPM में इंडिविजुअल सिक्योरिटी भी आती है एंड कुछ पार्ट पोर्टफोलियो को आता है। जो CAPM में पार्ट पोर्टफोलियो को है वो कंसीडर किया गया MPT से, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी से वो पार्ट CAPM में लेके आए। दैट्स वाई CAPM पार्ट है MPT का। तो ये ओवरऑल था CAPM का डेवलपमेंट हिस्ट्री, जिसमें 4 इकोनॉमिस्ट 1961, 64, 65 एंड 66। 61 जैक ट्रेनर, 64 विलियम शार्पे, 65 जॉन लिटनर एंड 66 जैन मॉसिन। ट्रिक बता दिया आपको, जैक, जॉन, जैन एंड सेकंड में शार्पे। एंड 5th पर्सन आया हैरी मार्कोविच। CAPM मॉडल है जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है जो वो बेस है मार्कोविच मॉडल पे। और मार्कोविच में बेस क्यों है, क्योंकि मार्कोविच में थियोरेटिकल अप्रोच फॉलो की जाती थी, जिससे स्टॉक को वैल्यूएट करने में ना काफ़ी डिफिकल्टी अराइज होती थी और हम एक एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते थे कि स्टॉक को वैल्यूएट करके की। बट फिर तो यहाँ नीड अराइज हुई कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाएं और उसके बेसिस पे हम रिस्क और रिटर्न निकालें सिक्योरिटी की और स्टॉक को बेटर वे से वैल्यूएशन करें। तो यहाँ पर नीड अराइज हुई CAPM की। तो CAPM में अप्रोच फॉलो की गई, जो प्रैक्टिकल अप्रोच थी उसके लिए फॉलो किया गया मीन वेरिएंस अप्रोच को। मीन का यूज किया जाता है, मीन इज ए स्टैटिस्टिकल सिंपलेस्ट टूल, तो आपको पता है जिसका यूज किया जाता है रिटर्न निकालने के लिए, दैट मीन्स एवरेज निकालने के लिए, सिक्योरिटी से एवरेज हमें मिला क्या, रिसीव क्या किया हमने। और वेरिएंस का यूज किया जाता है रिस्क एंड या फिर रिस्क निकालने के लिए, जिसकी वजह से वो जो वेरिएंस से भी निकाल सकते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन से भी निकाल सकते हैं। लास्ट हो जाएगा CAPM पार्ट है MPT का। MPT मीन्स मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। तो ये ओवरऑल था आपका फॉर्मूला ऑफ CAPM एंड डेवलपमेंट ऑफ CAPM। ठीक है, बेटर वे से करो एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने ये आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू।